Hello students, how are you? All good? Okay, so continuing this series on Indian polity that we have started. I'm sorry for the delay in the video. Let us get started, let us get back to where we were. तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं. ये नोट्स मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि जो स्टैटिक डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़े. मैं स्क्रीन से बीच बीच में थोड़ा सा हट जाऊंगा, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अदरवाइज़ आप मेरे नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट करके मुझसे ये नोट्स, पॉलिटी के नोट्स, जब हमारा पूरा सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप मुझसे ये नोट्स ले सकते हैं. ठीक है, आई विल फॉरवर्ड दीज नोट्स टू यू. नाउ, जैसा कि हमने हिस्टोरिकल बैकड्रॉप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करना शुरू किया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला स्टेप था. जैसा कि मैंने बताया 1757 और 1764 के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ब्रिटिशर्स की वन ऑफ द मोस्ट एस्ट्यूट, एक सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी क्या थी कि उन्होंने किसी जगह को अगर अपने कब्जे में लिया तो फिर उस जगह से पूरी तरह से अपने फ़ायदे के लिए उस जगह को इस्तेमाल किया. जो भी छोटे छोटे जगह वो कैप्चर करते थे उनको पूरी तरह से कंसोलिडेट करते थे. अगर आप किसी चीज़ को कॉन्क्वेस्ट करते हो, जीतते हो, लेकिन उसको कंसोलिडेट नहीं करते हो तो वो चीज़ आपके किसी काम की नहीं है. अगर आप एक बुक पढ़ते हैं, एक पेज पढ़ते हैं, लेकिन उस पेज का रिवीजन नहीं करते हैं, उस पेज से बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं, तो वो पेज का कॉन्क्वेस्ट आपके लिए बेकार है. अंग्रेज़ों ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया. उन्होंने भारत जैसे समृद्ध देश पर कब्ज़ा तो जमा लिया अपना. एक कंपनी आई और उसने अपना कब्ज़ा जमा लिया. 1600 ईस्वी में बनी एक कंपनी ने करीब 100-150 साल के अंतर्गत एक बहुत बड़ा साम्राज्य अपने लिए स्थापित कर लिया. अब इस साम्राज्य को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, इस साम्राज्य का इस्तेमाल वो अपने लिए कर सके, उसके लिए उनको ज़रूरी क्या था कि वो इस साम्राज्य को रेगुलराइज करते, इस साम्राज्य में एक सिस्टम बनाते हैं जिस सिस्टम के अंतर्गत वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हमें लूट पाते, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अपने लिए क्रिएट कर पाते. और इसीलिए लाया गया था पहला एक्ट, द एक्ट ऑफ 1773. इस एक्ट का नाम ही हमें इस बात का अंदेशा, इस बात का इंडिकेशन देता है कि ये एक्ट किस लिए आया था. रेगुलेटिंग एक्ट 1773. Now, as you can see, the first step was taken by the British Parliament to control and regulate the affairs of the East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? एक कंपनी थी, राइट? ब्रिटेन एक देश है, उस देश का पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट ने पहली बार इस चीज़ की कोशिश करी कि जो इंडिया में अफेयर्स हो रहे हैं उनको प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए, उन पे अपना प्रॉपर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया जाए. It designated the governor of Bengal as the governor general of Bengal. ब्रैकेट में ऑफ बंगाल लिखा हुआ है. बंगाल प्रोविंस को सबसे बड़ा बना दिया गया. जो बाकी के दो प्रोविंसेस थे, बॉम्बे एंड मद्रास, उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर. तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्रैक्टिकली बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द ब्रिटिशर्स. एंड हु वाज दैट पर्सन? यू वेरी वेल नो दैट पर्सन, वारेन हेस्टिंग्स. So Warren Hastings became the first Governor General of Bengal, and sometimes we also refer him as the first Governor General of India. Executive Council of the Governor General was established, 4 members. There was no separate legislative council. ये Executive Council क्यों establish किया गया था? ये Executive Council एक advisory body थी. 4 लोगों की एक ऐसी advisory body थी जो Governor General of Bengal को रेगुलेट करने में मैटर्स के बारे में एडवाइस करती थी, अपने एडवाइसेस देती थी. हालांकि गवर्नर जनरल किसी भी तरह से बाध्य नहीं था उन एडवाइसेस को फॉलो करने के लिए. इट वाज कंप्लीटली एट हिज डिस्क्रेशन कि वो उस एडवाइस को फॉलो करेगा या नहीं करेगा. द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट फोर्ट विलियम एज द एपेक्स कोर्ट इन 1774. कैलकाटा फोर्ट विलियम, ठीक है, 1774 में वहां पे सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ. इट प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स.
1750 से, काइंड ऑफ 1750 से इंडिया में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, दे वर क्रिएटिंग अ बॉम्ब फॉर देमसेल्व्स। इतना ज़्यादा वेल्थ वो यहाँ से लूट कर, प्लंडर करके ले जा रहे थे कि हम सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट एक ऐसा परिवार जिसने ब्रिटेन को प्राइम मिनिस्टर्स तक दिए, द वॉलपोल फैमिली, उस वॉलपोल फैमिली के ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ से 3 पत्थर लेके गए थे, 3 बेशकीमती पत्थर। और वो 3 बेशकीमती पत्थर इतने पैसों में बिका था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे द वॉलपोल फैमिली विद इन 20 ईयर्स बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली ऑफ ब्रिटेन। तो ऐसे बेशकीमती पत्थर, ऐसी चीज़ें, अब अगर खुदाई हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से खुदाई हो रही है, तो खुदाई को ओवरलुक या सुपरवाइज कौन कर रहा होगा? कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर। और वो खुदाई कर कौन रहा होगा? हमारे लोग, भारतीय, चूँकि हम उनके शासन में थे, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। अब उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के पास इतना पावर था कि वो कभी भी कहीं से भी कुछ भी अपने लिए ट्रांसफ़र कर सकते थे। और यहाँ से उनके लिए इन चीज़ों को ले जाना आसान क्यों था? क्योंकि हीरे, जवाहरात, अनमोल पत्थर, रत्न, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती थी जिसको वो ले जाकर इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते थे। तो 1773 के एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रिटेन पार्लियामेंट में ये डिस्कस हुआ कि वी नीड टू कर्ब द करप्शन दैट इज बीइंग कैरिड आउट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स। और इसीलिए प्रॉपरली इस पॉइंट को पुट अप किया गया था दैट इट इज प्रोहिबिटिंग सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। किसी भी तरह का कोई भी प्राइवेट ट्रेड वो नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट रेगुलेटरी एक्ट 1773 में एक ऐसा प्रोविजन डाला गया था जिसके अंतर्गत ये बोला गया कि कोई हाई रैंकिंग ऑफिसर पूरे दिन में एक सर्टेन नंबर ऑफ इंडियन से ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा वो इंडियन से नहीं मिल सकता है, नंबर ऑफ सिटीजन्स। एंड ही वॉज नॉट अलाउड टू मीट एनी सिटीजन फ्रीक्वेंटली। देयर वर प्रोविजंस कि अगर वो किसी सिटीजन से फ्रीक्वेंटली मिल रहा है, ही विल हैव टू अ शो कॉज नोटिस माइट बी इशूड अगेंस्ट हिम एंड ही माइट हैव टू आंसर कि क्यों आप इस इंसान से इतना मिल रहे हैं। ओके। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, शुड रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू। ईस्ट इंडिया कंपनी इसके पहले ब्रिटेन पार्लियामेंट को कोई टैक्स नहीं दे रही थी। ओके, ना टैक्स दे रही थी, ना अपने रेवेन्यू को रिपोर्ट कर रही थी। फारूक सियार ने, मुगल बादशाह फारूक सियार ने जब ब्रिटेन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के टैक्सेस को माफ़ किया, उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फंक्शनिंग एज अ कंप्लीटली टैक्स फ्री कंपनी बोथ इन ब्रिटेन एंड इंडिया। सो दे वर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस, बट द रेगुलेटरी एक्ट 1773 said that you should be reporting your revenue and you should be paying a tax on it. Then we have the Pitt's India Act. William Pitts, another Governor General. So he introduced the Pitt's India Act 1784. What did this act do? This act first of all distinguished between the commercial and political functions of the company. East India Company एक पॉलिटिकल और एक कमर्शियल दोनों तौर के कंपनी पे काम कर रही थी। अपनी सेना बना रही है, अपनी आर्मी मेंटेन कर रही है, लड़ाइयाँ लड़ रही है, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ बना रही हैं, पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं कंपनी को, साम्राज्य को, भारत को। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बोला गया? ब्रिटेन पार्लियामेंट ने बोला कि सबसे पहले तो आप हमें ये क्लियर करो कि आपके पॉलिटिकल फंक्शंस क्या हैं और आपके कमर्शियल फंक्शंस क्या हैं। और जब उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया तो उसके बाद पॉलिटिकल फंक्शंस जो थे उसको बहुत ज़्यादा कर्ब कर दिया गया, बहुत कम कर दिया गया, बहुत कंट्रोल्ड कर दिया गया। प्राइमरीली सारे पॉलिटिकल फंक्शंस जो थे वो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ब्रिटेन गवर्नमेंट ने अपने पावर में ले लिए। राइट, इसको आप इससे समझिए, प्लेस द इंडियन अफेयर्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पॉलिटिकल फंक्शंस को प्राइमरीली, पॉलिटिकल फंक्शंस को और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्राइमरी रेवेन्यू कंट्रोल को डायरेक्टली इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत डाल दिया गया। क्योंकि ब्रिटेन गवर्नमेंट अब इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हमारे लिए कब्जा किया है वो कोई देश नहीं है, वो एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। और इस गोल्ड माइन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन पार्लियामेंट अब अपने लिए यूज़ करना चाहती थी रादर दैन द ईस्ट इंडिया कंपनी यूजिंग इट फॉर देमसेल्व्स। So the primary points of the Pitt's India Act were, you can see,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कमर्शियल फंक्शंस एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस को कैरी आउट करेंगे, जिनका ये काम होगा कि बिजनेस कैरी आउट करना है, आपको जो भी बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं, कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सामान कहाँ बेचना है, कहाँ नहीं बेचना है, सब कुछ आप देखिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास होगी आर्मी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिपोर्ट करने लगी, और किससे लड़ाई लड़नी है, किससे लड़ाई नहीं लड़नी है, कहाँ हमला करना है, कहाँ हमला नहीं करना है, किसको कब्जे में लेना है, किसको कब्जे में नहीं लेना है, ये सारे डिसीजंस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चले गए थे। रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नर्स जनरल काउंसिल्स टू 3 मेंबर्स। पिछले एक्ट में हमने पढ़ा था इट वॉज 4, नाउ इट बिकेम 3। Place the Indian affairs under the direct control of the British government. The company's territories in India were now called the British possession in India. It's a very important thing to understand. Very important. कंपनी के पास जितना भी कंट्रोल था, जो कुछ भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, अब उस सारे के सारे कंट्रोल को क्या नाम दे दिया गया? It was given the name British possession in India. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि which act declared all the possession of the British East India Company as the British possession, the answer is Pitt's India Act 1784. Governors Council was established in Madras and Bombay. Madras and Bombay में भी Governors Council establish किया गया। Charter Act 1813 कुछ खास नहीं है इसमें, हर एक्ट के जो मेन पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वही डाले हैं मैंने। The company's monopoly over Indian trade terminated. Trade with India open to all British subjects. 1600 में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1601 में इसको रॉयल चार्टर मिला। 1630 के आसपास इसने भारत में अपने पैर जमाए। 1612 में पहली बार मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई। अब 1600 मिड 1600 से लेकर 1813 तक इंडिया में जितना भी ट्रेड हो रहा था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही थी। 1813 के इस एक्ट के बाद बाकी जो कंपनीज थी, बाकी जो लोग थे जो इंडिया में किसी भी तरह की ट्रेडिंग करना चाहते थे, अब क्या हुआ, बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने, उनको डायरेक्ट ट्रेड से तो मना कर दिया गया करने से। ब्रिटेन के पॉलिटिशियंस, इनको भी पता था कि भारत से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, तो इन्होंने अपने रिलेटिव्स, अपने किन्स एंड किथ के नाम पर कंपनीज खोलना शुरू कर दिया, और चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को भारत पर से ख़त्म करवा दिया। अब बहुत सारी और छोटी छोटी कंपनीज भी इंडिया में आकर ट्रेडिंग करने लगी थी। हालांकि शुरू से लेकर अंत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बड़ी कंपनी रही इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। मूविंग फॉरवर्ड, द चार्टर एक्ट 1833, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है मैंने? द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज मत होना, कभी भी, ठीक है। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके नीचे जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको अगर आप समझ लोगे तो आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। द पॉइंट दैट इज रिटन इज that this was the final step towards centralization in British India. Centralization. देखो इन्होंने क्या किया, 1773 में इन्होंने बंगाल को थोड़ी सी ताकत दी, मद्रास और बॉम्बे को उनके सुपुर्द कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया। मतलब जितने भी प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास, बॉम्बे, सूरत इस समय तक इनके कंट्रोल में आ चुका था, जितनी भी प्रेसिडेंसीज थी वो अब डायरेक्टली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेंगी, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया। अब क्या हुआ, पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन हो गया। सारा का सारा पावर कहां वेस्ट हो गया? गवर्नर जनरल के पास। सारे एग्जीक्यूटिव पावर, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर गवर्नर जनरल के पास आ गए। पहले भी थे लेकिन अब और पुख्ता तरीके से आ गए। Beginning of a central legislature for India as the act also took away legislative powers of Bombay and Madras province. जैसा कि मैंने बोला, पहले भी गवर्नर जनरल के पास बहुत पावर था लेकिन अब और पुख्ता कर दिए गए। मद्रास और बॉम्बे प्रोविंसेस के सारे लेजिस्लेटिव पावर्स स्नैच कर लिए गए। ओके, दे वर स्नैच्ड अवे एंड दे वर पुट इन द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
The act ended the activities of the East India Company as a commercial body and it purely became a administrative body. अब वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राइमरीली सारा कंट्रोल अब ब्रिटेन के पास जा चुका था, ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास। चार्टर एक्ट 1853, द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल्स वर सेपरेटेड। गवर्नर जनरल काउंसिल में अब कुछ मेंबर्स बढ़ा दिए गए। लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया। 6 members in the Central Legislative Council, 4 out of 6 members were appointed by the provisional governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. ये वो जगह है जिन पे ब्रिटेन का अब कंट्रोल हो चुका था। गवर्नर जनरल काउंसिल में 6 में से 4 मेंबर यहाँ से आते थे और 2 मेंबर ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे थ्रू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Introduce a system of open competition as the basis for the recruitment of civil servants of the company. आज के हमारे देश में सबसे कवेटेड, सबसे इज्जत वाला, सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हेन वाज द सिविल सर्विसेज एग्जाम ओपन फॉर ऑल, देन द आंसर इज चार्टर एक्ट 1853। अच्छा, अंग्रेज इतने शाणे हैं, उन्होंने सिविल सर्विसेज को ओपन सबके लिए कर दिया, लेकिन उन्होंने 2 क्राइटेरिया डाल दिए। सिविल सर्विसेज वही अप्लाई कर सकता था जिसको या तो लैटिन भाषा आती थी और घुड़सवारी आती थी। तो 99% इंडियंस तो वैसे ही बाहर हो गए बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग द लैटिन लैंग्वेज। इतने टफ, इतने डायबॉलिक क्राइटेरिया के बावजूद इन फ्यूचर सुभाष चंद्र बोस क्रैक्ड द इंडियन सिविल सर्विसेज। ही क्रैक्ड इट, ही क्रैक्ड दैट एग्जाम एंड देन डिड नॉट ज्वाइन। At that time only the Britishers understood that ये इंसान हमारे लिए हमारा काल बन के आने वाला है। और जैसा कि आगे हुआ, सुभाष चंद्र बोस was an instrumental person, probably the most instrumental person in driving the Britishers out. Not the most, but a very instrumental person. Okay. तो आज के इस वीडियो में I'll try and keep it short and crisp, क्योंकि यहां तक क्या हो रहा था 1853 के एक्ट तक, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टिल द चार्टर एक्ट 1853, व्हाट वाज हैपनिंग वाज इट वाज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टेकिंग, ब्रिटेन पार्लियामेंट टेकिंग कंट्रोल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह से बदल जाते हैं ब्रिटेन के पार्लियामेंट के लिए और उनका इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करना थोड़ा सा और डिफिकल्ट होने लगता है, जहां पे उनको थोड़ा सा और बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। तो 1858 के एक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए गए थे जो मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा और आप उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे ये चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें हमारे करंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से डायरेक्टली लिंक्ड है। सो दिस विल बी इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड। वेरी सून I'm going to go forward with our chapter and syllabus, and we are going to discuss the Government of India Act 1858 and all the other following acts. Thank you, students. Take care.